नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं अश्विनी आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीजापुर में तंबाकू बेचने वाले दुकानों पर धावा। बीजापुर शहर की सड़कों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। महाराष्ट्र के एक कोविड सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने शराब पीकर मचाई गड़बड़। शराब पीने से मना करने वाले व्यक्ति की गई पिटाई। ट्रेन और बस से दिल्ली आने वालों की होगी रैंडम टेस्टिंग। पॉजिटिव पाए जाने पर किया जाएगा क्वारंटीन। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ट्वीट में यह जानकारी दी। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा और उनकी पत्नी चन्नम्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने बुधवार को स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एचडी देवेगौड़ा ने बुधवार को ट्वीट किया, मेरी पत्नी चन्नम्मा और मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अन्य परिवार के सदस्यों के साथ ही हम दोनों भी आइसोलेट हो गए हैं। बीते कुछ दिनों में हमारे संपर्क में आए सभी लोगों से अपील है कि वे अपनी जाँच करवाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर लिए गए निर्णय को कलेक्टर सुनील चौहान ने रद्द करने की घोषणा की है। बताया गया है कि 31 मार्च से 9 अप्रैल तक औरंगाबाद जिले में लॉकडाउन किया जाने वाला था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है। कलेक्टर सुनील चौहान द्वारा लॉकडाउन को रद्द किए जाने पर लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। औरंगाबाद के पूरी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी एक आवाज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर उन्होंने हमें जो तायीद की और ये फ़ैसला किया कि हम आएंगे आपके इस आंदोलन के लिए, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि ये आंदोलन जो है उन्हीं के हक़ के लिए था, गरीबों के लिए था। और हमने ये जो मांगे रखी थी ये ऐसी जायज़ मांगे थी कि जिसको सरकार को भी समझ में आ रहा था कि बिल्कुल सही ये काम होना चाहिए। मैं अपने तौर से औरंगाबाद के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो ज़िला कलेक्टर हो सुनील चौहान साहब हो, पुलिस कमिश्नर साहब हो, या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है, या डिविजनल कमिश्नर साहब है, ये सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि अब लॉकडाउन यहाँ पर नहीं रहेगा करके। इस ताल्लुक़ से पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब ने भी बात की और उन्होंने भी मुझे ये आश्वासन दिया था कि जितने भी पोस्ट भरे जाने हैं जो आरोग्य विभाग के अंदर है, जो करीब 2000 के करीब ये जो पोस्ट है, इसके ताल्लुक से उन्होंने मुझे ये कहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर वो यहाँ पर आएंगे, इसके ताल्लुक से मीटिंग लेंगे और एक मीटिंग मुंबई के अंदर बैठ के जल्द से जल्द ये पोस्ट कैसी भरी जाए तो उस ताल्लुक से इसका फ़ैसला लिया जाएगा। तो मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ अपने लोगों से ये कहना चाहूँगा, औरंगाबाद ज़िले के तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम कोरोना के अंदर जितने भी जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चाहे वो मास्क पहनना हो या जो भी प्रिकॉशंस लेना है, ये जो फ़ैसला सरकार ने लिया है ये जानते हुए, प्रशासन ने ये जानते हुए कि हाँ यकीनन इसकी वजह से है तो गरीबों को नुकसान होगा, गरीबों के कारोबार के ऊपर इसका असर पड़ेगा, उनके खाने पीने की तकलीफ़ों का मसला आ जाएगा, तो उन्होंने इसको कैंसिल किया है। मैं इसका पूरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब समाचार बसपा कल्याण उपचुनाव के। बसपा कल्याण उपचुनाव के नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कोई उम्मीदवार माथा टेका तो कोई भावुक हुआ तो किसी ने दी दुहाई। बसपा कल्याण उपचुनाव के नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 30 मार्च को कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा नारायण राव के नामांकन दाखिल करने के अवसर पर विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार, कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, पूर्व मंत्री व विधायक जमीर अहमद खान, अजय सिंह, रहीम खान, राजशेखर पाटिल, विधान परिषद सदस्य विजय सिंह, चंद्रशेखर पाटिल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जनसभा में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए जमीर अहमद खान ने कहा कि एमआईएम और जनता दल सेक्युलर भाजपा के एजेंट है, उनको वोट देना भाजपा को वोट देने के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और प्रधानमंत्री इस पर ध्यान क्यों नहीं देते। मैं अली साहब से भी गुजारिश करता हूँ, अली साहब मेहरबानी कर आपसे गुजारिश, जनता दल जब भी मुसलमान मुल्क के इस्तेमाल किया गया है, आप देखे होंगे बहुत से मुसलमान को इस्तेमाल करके रास्ते पे छोड़ के गए, आपके बारे में हाई रिकॉर्ड है। मेहरबानी कर
अगर कौम की कोई चाहत है, सेक्युलरिज्म आप में है, तो आप ऑटोमेटिक करके विड्रॉ कर लो। आपको अल्लाह की आखिरत का आपको ये मिल जाएगा, दर्जा मिल जाएगा। एमएम से बाबा चौधरी करके भैया एमआईएम का जो कैंडिडेट है, उनको भी मैं असदुद्दीन साहब को पूछना चाहता हूँ, भाई हैदराबाद के अंदर 7 छोड़ के 8 तक नहीं आप, तू इधर कैसा कैंडिडेट चले, 9 कैंडिडेट आज तक तो हैदराबाद में नहीं डाले आप, इधर क्यों आके डाल रहे आप भी मालूम है, आप भी बीजेपी जैसा कुमार स्वामी एजेंट हो गया, आप बीजेपी के बड़े दलाल हो गए। अली साहब बहुत अच्छे आदमी है, वो अच्छे आदमी को गुमराह कर हमारा काला कुमार स्वामी लेके जाके कैंडिडेट बनाया, गुमराह करके। भाई अब जनता दल को वोट देंगे तो बीजेपी को वोट देने के साथ, एमआईएम को वोट देंगे तो वोट बीजेपी को देंगे। इस दौरान ईश्वर खंडरे ने केपी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कहा कि देश के युवा बेरोजगार है, देश और राज्य की स्थिति बहुत बिगड़ गई है, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में विकास ठप है। इन सब को देखते हुए लोगों ने तय किया है कि भाजपा को जड़ से उखाड़ा जाए और इसकी शुरुआत बसव कल्याण में मल्लम्मा नारायण राव की जीत से होगी। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार माला बी नारायण राव नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस कार्यक्रम में सिद्धरामैया जी, शिव कुमार जी, खड़गे जी, बहुत से कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताएं भाग लिए थे। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता स्वयं प्रेरित इस नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम में भाग लिए। और जो आज हम देख रहे हैं, जो माहौल है, हर तरफ कांग्रेस के फेवर का माहौल है। जो स्वर्गीय बी नारायण अच्छा काम किए हैं और आज जो जनविरोधी बीजेपी जो राज्य में और केंद्र में पूरी तरफ से विफल हुआ है। एक तरफ किसान लोग परेशान हैं, पूरे देश में अराजकता है, भय का वातावरण है, कार्मिक विरोधी नीति अपना रहे हैं, हमारे जो युवक हैं बेरोजगार हुए हैं, रोजगार कहीं नहीं है, आर्थिकता पूरा जो है ना देश का बिगड़ गया है, राज्य का भी पूरा दिवालिया उड़ गए हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर महिलाओं का रक्षण नहीं है, बच्चों का रक्षण नहीं है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, अत्याचारियों को ही सरकार मदद करता है। क्या ये न्याय है? क्या यहाँ पर प्रजाप्रभुत्व चल रहा है? लोग विचार कर रहे हैं। कल्याण कर्नाटक भाग को तो पूरी तरह से जो है ना यहाँ पर इसको निर्लक्ष्य किया गया है, तो लोग पूरे जो है रोष में हैं बीजेपी के खिलाफ। सभी लोगों के अंदर एक जो यहाँ पर पेट्रोल का, डीजल का जो यहाँ पर महंगाई बढ़ गई, जो गैस सिलेंडर का भाव आज 1000 रुपये तक गया है, तो ऐसे में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कैसे जीवन बिता सकते हैं? उनका जो भविष्य क्या हो जाएगा, ये पूरे लोग परेशान हैं। इसलिए जनविरोधी और किसान विरोधी बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला हुआ है। भाजपा उम्मीदवार शरणु सलगार के नामांकन दाखिल करने के दौरान एक भव्य सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण साउदी, राज्य गृह मंत्री बसवराज बोम्मई, मंत्री सोमण्णा, मंत्री प्रभु चौहान, सांसद भगवंत खुबा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और विकास करने वाली पार्टी है। उम्मीदवार शरणु सलगार को जिताकर भाजपा को मजबूत करे। इस अवसर पर शरणु सलगार ने लोगों को संबोधित करते हुए भावुक होकर मंच पर अपना माथा टेक कर लोगों को समर्थन देने की अपील की है। देवर मेले प्रमाण ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹಣದವ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ಹೇಳ, ನನ್ನ ಹಣದವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕನಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ। 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವಸತಿ ಸಚಿವರು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೋ, 3 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ। ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೇ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗೆ ಮಠಗಾಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ। ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೇ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಇರಲ್ಲ। ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಮಗ ಭಾರಿ ಖಿಲಾಡಿ ನೀನು, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಈಗ कांग्रेस देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, जैसे पवार ने कहा, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है।
अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है। आने वाले 17 तारीख को आप घर घर जाके बूथ में काबिज करके हाथ में झोली लेके संगो सलगार को मैं उसी दिन मैं पेपर में बोला, सोदी साहब आए थे उस दिन मैं बोला था 25,000 का आंकड़ा मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया है। एमपी साहब उसको कंटिन्यू किया है और मुझे विश्वास है 25 नहीं आगे भी हम बढ़ सकते हैं। लेकिन आप कल से काम पे लगना है, बूथ में जाना है, वोटर लिस्ट हाथ में लेना है। यहाँ कुछ भी हो जाओ, राज्य में सरकार किसका, केंद्र में किसका, तीसरा कौन आएगा तो क्या करेगा, उसके पास क्या है, दाढ़ी करेगा, शेविंग करेगा, अरे विकास हम करेंगे। अब जैसे साहब ने कहा हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री जी ने विश्व गुरु का यहाँ अनुभव मंडप का भूमि पूजन हुआ, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे, उसका अध्यक्ष शरणु सलगार होगा। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಸವಸತಿಯನ್ನು ತಂದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 5,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಲಗಾರರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸೂರು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸೂರನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಯಮ. भाजपा से नाराज मल्लिकार्जुन खुबा ने भी मंगलवार को आजाद उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने शहर के अक्कामहादेवी मैदान में एक जनसभा बुलाकर लोगों की राय जानने के बाद ही नामांकन दाखिल किया। खुबा ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वह यह चुनाव बसवा कल्याण के विकास और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। संबोधन के दौरान वह भावुक हो गए। भारतीय जनता पार्टी देगा इस भूमि में मेरे को अन्याय हो गए, 16 लोगों को अन्याय हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट लेके आने के बाद भी इनका तालुका अध्यक्ष, इनका जिला अध्यक्ष फोन करने को इनके पास शर्म नहीं है। एटलीस्ट फोन करके पूछना, जब मंत्री आ गए तो चंदा पूछने के लिए इनके पास फोन आता, पैसे पूछने को फोन आता, लेकिन स्वाभिमान से जीने वाले को फोन नहीं आता, किसी को भी फोन नहीं करे लोग। तो आज जनता को पूछने के लिए आपके सामने आए, आप जो निर्णय करते हैं, देखो ऐसी परिस्थिति है, वो सरकार है, ये कांग्रेस है, वो एमआईएम है। कभी कभी इतना दुख होता है, यहाँ का पॉलिटिक्स में कब सुनने नहीं एनसीपी उम्मीदवार एमजी मूले ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उन्होंने केपी संवाददाता से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्यों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। किसी हद तक भाजपा से उनका मुकाबला हो सकता है, लेकिन उनकी जीत तय है। सुख दुख में सब कुछ, और मैं जिंदगी भर डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर चल रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है पार्टी और जात छोड़कर एक व्यक्ति बोलकर कैंडिडेट कौन अच्छा है वो देखेंगे। मेरा विजन, मेरा काम करने का तरीका, मेरा रहन सहन, मेरा कैरेक्टर, ये सब बातें लोगों को मालूम है। मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरा ज़िंदगी एक खुली किताब है, और इसलिए पार्टी के हटकर, जात पात का हटकर, भाषा से हटकर मैं कंसेशनल कैंडिडेट होने जा रहा हूँ। सब लोग मुझे चाहते हैं, सब लोग मुझे वोट देंगे, हर पार्टी का आदमी वोट देंगे, तो पार्टी में रहते हुए, इसलिए मैं जीतूँगा।
बसवा कल्याण उपचुनाव के जेडीएस उम्मीदवार सैयद यसरफ अली ने अपना नामांकन पहले दिन दाखिल किया था और वह अपने प्रचार अभियान के दौरान केपी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा, लोगों का रुझान और झुकाव जेडीएस की तरफ है। लोग चाहते हैं कि देवेगौड़ा और कुमारस्वामी के हाथ मजबूत किए जाए ताकि किसानों के विकास के साथ साथ बसवा कल्याण शिक्षण, व्यापार और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास करे। इस अवसर पर संवाददाता के एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यकों की कोई अहमियत नहीं है। इतने वर्ष कांग्रेस को देने के बाद मुझे पार्टी ने कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं जेडीएस में शामिल हुआ हूं। सर, अभी हमारा दौरा मुड़बी सर्कल हुआ है तकरीबन, उसके बाद में कोहिनूर जेटपी हो गया तकरीबन, मटाले के कुछ 60% हमारे गांव हो गए, हुलसूर गए, हम परतापुर गए थे। तकरीबन हमारा 70-75% वर्क गांव जाने का हो गया है। गांव में क्या रिस्पॉन्स है सर? गांव में रिस्पांस अच्छा है सर। हमारे कुमार स्वामी साहब की मेहनत, जब भी वो सीएम बने किसानों के लिए, लोगों के लिए कुछ किए, किसानों के माइंड में वो है बात, और किसान आज भी बोल रहे हैं कि कुमार स्वामी आए तो किसानों के लिए फिर से कुछ करेंगे। उनका आशा है, होप है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए, और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए, और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे के समाचार। बीजापुर शहर में नगर निगम, स्वास्थ्य, लेबर और पुलिस विभाग द्वारा तंबाकू बेचने वाले दुकानों पर धावा डालकर 33,600 रुपए जुर्माना वसूला है। अब तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध है और अगर कोई बेचता है तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर बात कर रहे हैं। हमारा काम है तंबाकू पान शॉप में जो बेचते हैं छोटा बच्चे 18 ईयर्स बिलो को नहीं बेचने का और डिस्प्ले नहीं करने का। और आज हम कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट और मेरा डिपार्टमेंट जॉइंट रेड किया है। टोटल 36 पान शॉप रेड किए हैं, उसमें 33,600 हम फाइन डाले हैं। डीसी ऑफिस में 4 पान शॉप को रेड डाले हैं, उसको ताकीद दिया है कल से तंबाकू नहीं बेचने का। नहीं बेचे तो इधर हमारा डीसी कंपाउंड से उसका होटल हटा दिया जाएगा, ऐसा उसको नोटिस भी दिया है। और इधर से डीसी ऑफिस से हम एमआर होटल सामने कपिल पान शॉप तक जा गए हैं और गवर्नमेंट हाई स्कूल आसपास जो कुछ पान शॉप है उसको भी हम फाइन डाला है। छोटा बच्चे को तंबाकू RMD छोटा 1 रुपये को 2 रुपये को बेचते हो, ऐसा नहीं बेचने का, क्योंकि छोटे उम्र में जो तंबाकू है तो बाद में 15 साल में कि उसका हालत तो उसका किडनीज, हार्ट्स, ब्रेन और मुंह में कैंसर हो सकता है। सिगरेट पिए तो लंग कैंसर हो सकता है। बीजापुर जिलाधिकारी P सुनील कुमार ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शहर सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम जल्द शुरू होगा। IRC ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇವಾಗ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಅವರು BT ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ,
ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂ ಕಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡ್ರೈನ್ಗೆ ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ರೋಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई के अस्पताल में पर्याप्त बेड है और सरकार ने कोविड परीक्षणों में वृद्धि की है। मॉल और बाकी की जगहों पर रिस्ट्रिक्शन लाया, जो रात में लाया वो आने वाले दिनों में दिन में भी आ सकता है। देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के हित में ये सरकार नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का पर्याय हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं मुंबई शहर के अंदर, अब मुंबई शहर जो है वो खाली मुंबई के लोग यहाँ पे काम नहीं करते, मुंबई के आजू बाजू के जो सिटीज हैं, थाना हो गया, थाने से लेके पुणे तक हो गया, वहां से लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, नौकरी करने आते हैं और वापस अपने अपने शहरों में जाते हैं। उसके अलावा मुंबई में खुद जो है लाखों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स है। आज की तारीख में तो लगता नहीं मुझे कि लॉकडाउन करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी हमारे पास काफी बेड्स अवेलेबल है, काफी आईसीयूज अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स है, हमारे पास एम्बुलेंस भी संख्या में ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो एम्बुलेंस है वो भी अवेलेबल है। हमारे पास नए जो है जंबो फैसिलिटीज जो हमने बनाए थे, जिसको यूज नहीं हुआ था, उसको भी हमने तैनात रखा है। जहां कोविड के बढ़ते मामले से महाराष्ट्र परेशान है, वहीं एक वीडियो सामने आया है जहां कोविड सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने एक शराबी पार्टी की और उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट की। कोविड सेंटर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और चोरी की घटनाओं के बाद कोविड सेंटर के कर्मचारियों द्वारा शराब पार्टी मनाए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना डोंबिवली के सोदलाराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोविड सेंटर के पास हुई। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, नगर निगम प्रशासन ने दोषी कर्मचारियों को निकाल दिया। इस घटना के बाद कोविड केंद्रों पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि फ्लाइट, ट्रेन और बस से देश की राजधानी पहुंचने वालों की रैंडम कोरोना टेस्टिंग होगी। ये टेस्टिंग ऐसे यात्रियों की जाएगी जो ऐसे राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं जहां कोरोना वायरस के मामले में इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते दिनों खबर आई थी कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रिमंडल में अपने पूर्व सहयोगी रहे नवजीत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि दोनों के बीच काफी दरार आ गई है, लेकिन बुधवार को सिद्धू के कुछ ट्वीट से कांग्रेस की गुटबाजी फिर सतह पर आ गई है। बीते 24 घंटे में सिद्धू ने 2 ट्वीट किए, जिसने पंजाब कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक न चलने की ओर से इशारा किया। मंगलवार को सिद्धू ने लिखा, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सारे समा गए इतिहास में, पर शकुनी के पासे अब भी है सियासी लोगों के हाथ में, दावा खेला है पंजाब में। फिर बुधवार सुबह सुबह सिद्धू ने लिखा, एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, आज के समय में षड्यंत्र काम करते हैं। 1 अप्रैल से हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। वास्तव में नागरिक उड़ान महानिदेशालय ने हवाई टिकट के लिए हवाई अड्डा सुरक्षा शुल्क में वृद्धि की है। एयरपोर्ट सुरक्षा शुल्क के लिए घरेलू यात्रियों से 200 रुपए लिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 1200 रुपए देने होंगे। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। 1 अप्रैल से हवाई अड्डा सुरक्षा शुल्क में वृद्धि के साथ आपके हवाई टिकट अधिक महंगे हो सकते हैं। कश्मीर घाटी के नराबिल के एक 23 वर्षीय राष्ट्रीय साइकिल चालक आदिल अहमद तेली साइकिल चलाने में अपने कौशल का उत्साहपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिल तेली ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3650 किलोमीटर साइकिल चलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने 8 दिन 1 घंटा 30 सेकंड में यात्रा पूरी की। आदिल तेली ने 23 मार्च को सुबह 7 बजे श्रीनगर के लाल चौक से दौड़ शुरू की और 30 मार्च को सुबह 9 बजे कन्याकुमारी पहुंचे और एक नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ओम हितेंद्र महाजन ने पिछले साल नवंबर में 8 दिन 7 घंटे और 30 मिनट में यात्रा करके एक रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज आदिल तेली ने तोड़ दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजापुर में तंबाकू बेचने वाले दुकानों पर धावा। बीजापुर शहर की सड़कों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।
महाराष्ट्र के एक कोविड सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने शराब पीकर मचाई गड़बड़। शराब पीने से मना करने वाले व्यक्ति की गई पिटाई। ट्रेन और बस से दिल्ली आने वालों की होगी रैंडम टेस्टिंग। पॉजिटिव पाए जाने पर किया जाएगा क्वारंटीन। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ट्वीट में यह जानकारी दी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूं। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।